हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? हाँ भाई, हम गैस की अवस्था पढ़ रहे थे। हाँ ठीक है, हम लोगों का चैप्टर चल रहा था गैसीय अवस्था। और गैसीय अवस्था में मैं अब तक आप लोगों को बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम पढ़ा चुका था। ठीक बात है। बॉयल के नियम के अनुसार हमने कहा था स्थिर ताप पर किसी भी गैस का दाब, किसी भी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसके आधार पर हमने दो समीकरण बनाए थे। एक बनाया था P अपॉन V इक्वस टू K और एक था P1 V1 इक्वस टू P2 V2। ठीक बात है। चलिए, फिर हमने इसके ग्राफ की बात करी थी। अगर गैस आदर्श है तो परवलयाकार ग्राफ आता है, क्योंकि गैस बॉयल के नियम का पालन करती है। और वो ग्राफ P और 1 अपॉन V के बीच में था। किस किस के बीच में? P और 1 अपॉन V के बीच इस तरह का ग्राफ आता है। क्लियर? चलिए, अब हम बात कर रहे थे चार्ल्स के नियम की। चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या होता है? नियत दाब पर, नियत दाब पर, दाब को क्या करना है? नियत। किसी भी गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल टू T, मतलब गैस का आयतन नियत दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। मैंने यहाँ एक टर्म यूज में लिया, एक नया पद, परम ताप। मैंने ये नहीं बोला कि उसके ताप के समानुपाती होता है, मैंने क्या बोला? परम ताप के समानुपाती होता है। ऐसा क्यों है इसका पता देखो। हम इसको हम ऐसे लिख दें, V इक्वस टू KT, मतलब ये Y बराबर mx हो गया। कह रहे और जब ये y बराबर mx हो गया तो इसके अनुसार ग्राफ इस तरह का आएगा। मतलब यहाँ आयतन लें और यहाँ तापमान लें, ये 0 हो गया। मतलब जब तापमान 0 है तो गैस का आयतन क्या हो जाएगा? 0। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी गैस का आयतन 0 प्राप्त नहीं होता है। तो फिर गैस का आयतन 0 कब प्राप्त हो? तो उसका स्पष्टीकरण चार्ल्स ने दिया। और चार्ल्स ने यह कहा कि किसी भी गैस के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अथवा 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी करने पर, कमी करने पर, ठीक बात है। क्या कहा हमने? ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करो या ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी करो। कमी करने पर जो आयतन होता है वो 1/273 या तो कम हो जाता है या फिर 1/273 बढ़ जाता है। ठीक है। इसको आधार मानते हुए चार्ल्स ने एक और ग्राफ बनाया। किस किस के बीच में? V और T के बीच में। और उन्होंने कहा ये पर्टिकुलर स्थिति पर ग्राफ ऐसा प्राप्त होगा, मतलब हमें गैस के आयतन को 0 करना है तो हमें इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा। और ये ग्राफ जिस बिंदु पर जाके टच होगा वहाँ जो तापमान है, इस तापमान को हम बोलेंगे परम ताप। क्या बोलेंगे बेटा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप बोला जाएगा। ये जो परम ताप है ये 0 केल्विन ताप होता है। परम ताप कितना होता है? 0 केल्विन। ये इसका मान होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। इसलिए जब भी आप टेम्परेचर लिखते हैं और उसको आपको केल्विन में लिखना है तो आप हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273.15 केल्विन लिखते आए हैं आज तक। वो इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ किसी भी गैस का आयतन जिस ताप पर शून्य हो जाए, 0 हो जाए, उस ताप को परम ताप कहा जाता है। और परम ताप हमेशा 0 केल्विन ताप पर प्राप्त होता है। कितने पर प्राप्त होता है? 0 केल्विन ताप पर। अब हमने कहा इसके अनुसार V बराबर KT, इस V बराबर KT को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। कह रहे जब एक से अधिक गैसें हों तो V1 अपॉन में T1 इक्वस टू V2 अपॉन में T2। बोलो, लिख सकते हो क्या? क्लियर है? या अगर ऐसा लिखा मिल जाए V1 अपॉन V2 इक्वस टू T1 अपॉन T2 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते। ये आया कहाँ से? तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स VT इक्वस टू V नोड कोष्टक में 1 प्लस T अपॉन में 273। ये एक रिलेशन दिया। ये तो T डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो गया और ये 0 केल्विन, जिसको हमने T टेम्परेचर माना है 0 केल्विन, उसके अकॉर्डिंग 273 लिख दिया। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा VT इक्वस टू V नोड 273 प्लस 273
T अपॉन में 273, बोलो लिख सकते हो क्या? और जब आप इसको इस तरह से लिखोगे तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे, 273 प्लस 273 T अपॉन में 273, अगर मैं इसकी वैल्यू -273 मान लूँ, क्या मान लूँ? -273, 8 -273, तो जब इसको 273 माइनस में मानूंगा तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगी क्या? और 0 होगी तो VT जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जब -273 केल्विन की बात करेंगे, सॉरी -273 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो वो हमेशा 0 केल्विन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक बात है? बोलो कर सकते हो? चलिए प्रश्न लिखो। तेईस 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक गुब्बारे को 2 लीटर वायु से भरा जाता है। 2 लीटर वायु से एक गुब्बारे को 2 लीटर वायु से भरा जाता है। यदि तापमान 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो गुब्बारे का आयतन ज्ञात करो। मतलब आपको 2 कंडीशन मिली। 23.1 मतलब आपको पहला ताप दिया हुआ है 2 लीटर, पहला आयतन दिया हुआ है। 26.1 दूसरा ताप दिया हुआ है तो दूसरा आयतन आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब यहाँ फॉर्मूला लगेगा V1 अपॉन में T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन में T2 लगेगा, और इससे हमें V2 ज्ञात करना है। V2 बराबर हो जाएगा V1 T2 अपॉन में T1। क्लियर? अब आपको क्या करना है? V2 इक्वल्स टू V1 आपके पास है ही 2 लीटर में है तो एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ml में होगा तो उसको लीटर में बदलना पड़ेगा। इनटू T डिग्री सेंटीग्रेड में है क्या? और अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में है तो इसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा? केल्विन में। और जब इसको केल्विन में चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 299.1 299.1 हो गया। ऐसे ही इसको किस में चेंज करोगे? केल्विन में। और जब इसको केल्विन में चेंज करोगे तो इसमें 273 जोड़ देना, और 273 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 296.4 आ जाएगा। V2 बराबर, इसको सोल्व करोगे तो 11 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। बोलो सोल्व करके चेक करो क्या आता है। देखें, नहीं आ रहा? अच्छा, क्या आ रहा है? 2.018 लीटर आ रहा है। ये गुब्बारे का आयतन है। ठीक है, तो देखो ताप बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा। कह रहे यहाँ ताप इतना था तो आयतन 2 लीटर था, यहाँ ताप बढ़ गया और ताप बढ़ेगा तो ये भी बढ़ रहा है। देखो 2.018, इतना वॉल्यूम क्या हो गया उसका? ज़्यादा हो गया। नोट करिए। हाँ ठीक है, चलिए एक और बात करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ पे आपको एक ग्राफ पूछा जाता है और वो जो ग्राफ होता है वो कांस्टेंट प्रेशर की टर्म में आता है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन मिला आपको, ये 3 कंडीशन देता है इस तरह से 1 2 3। यहाँ है वॉल्यूम, यहाँ है टेम्परेचर, ये 0 है, यहाँ लिखा है बेटा P1, यहाँ लिखा P2 और यहाँ लिखा हुआ है P3। आपसे पूछता है इस ग्राफ के अनुसार P1 P2 P3 की सही स्थिति क्या होगी? सही से मतलब इनको घटते हुए और बढ़ते क्रम में जमाना है, लेकिन बिल्कुल सही जमाना है। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप एक चीज फिक्स करें, हमने कहीं पढ़ा था चार्ल्स बॉयल का नियम, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P। मतलब आयतन बढ़ेगा तो दाब का मान क्या होगा? घटेगा। यहाँ V बढ़ रहा है क्या इधर? और जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे P घटेगा। मतलब इसकी वैल्यू सबसे कम होगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वाले वॉल्यूम पर है। आप ऐसे मान लो ये एक पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट तीनों के लिए। तो देखो मैं इनको इस तरह से मैच कर दूं क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना है।
अब देखो PTV, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, तो यहाँ वॉल्यूम V1 V2 V3 हो गया क्या रे? तो V1 सबसे ज़्यादा होगा और V1 ज़्यादा होगा तो P1 सबसे कम होगा। तो जब इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो उस केस में आप इसको अप्लाई करके अपना आंसर निकालें। मतलब इसके अकॉर्डिंग P1 P2 और P3 का रिलेशन क्या आएगा? P1 सबसे कम होगा, P2 उससे ज़्यादा और P3 सबसे ज़्यादा। कर सकते हो? नोट करो। हाँ, इसके बाद अगले नियम की बात करते हैं। अगला नियम है गेलू-शेक का नियम। नंबर 3, गेलू-शेक नियम, इसको बोलते हैं बेटा ताप दाब नियम। दूसरा नाम क्या दिया गया इसको? ताप दाब नियम। गेलू-शेक का नियम या इसको बोलते हैं हम ताप दाब नियम। देखिए ताप और दाब में रिलेशन बता रहा है, इसका मतलब आयतन को क्या कर रहा है? स्थिर कर रहा है। तो ऐसे बोलते हैं स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब परम ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब परम ताप के क्या होता है? समानुपाती। मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? T, या लिख दे P इक्वल्स टू KT, और जब P इक्वल्स टू KT तो ये क्या हो गया? Y इक्वल्स टू mx। सेम चार्ल्स का नियम होगा, बस चार्ल्स के नियम में यहाँ V आता है, इसमें P आ रहा है। मतलब जैसे जैसे ग्राफ उसके लिए बने थे वही इसमें बनेंगे, जो स्पष्टीकरण उसमें था वही इसमें आएगा। या इसके अकॉर्डिंग P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2 लिखा जा सकता है। आगे यहाँ कांस्टेंट लिख सकते हैं। क्लियर? हाँ, अब देखो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ इस तरह का आएगा, यहाँ प्रेशर और यहाँ टेम्परेचर। क्लियर? कर सकते हो क्या रहे? अब इसमें भी वही सेम वैसा ग्राफ बनाए। मान लो मैंने आपसे कहा आपके पास ये 3 कंडीशन है, इन 3 कंडीशन में V1 V2 V3 वॉल्यूम है, तो बताओ इनमें रिलेशन क्या होगा? V1 V2 V3 में क्या रिलेशन होगा? घटता या बढ़ता क्रम आ सकता है। तो यहाँ क्या आ गया? P। आपको पता है P और V में रिलेशन क्या था? ये वाला रिलेशन था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। P बढ़ेगा तो V घटेगा। तो देखो P बढ़ रहा है क्या? P बढ़ेगा तो V घटेगा, मतलब V1 की वैल्यू सबसे कम, तो V1 V2 और V3 ये रिलेशन आएगा किसमें? इसमें। लिखो, नोट कर लो फटाफट से। कर लिया क्या? चलिए नंबर 4, अवोगाद्रो नियम। अवोगाद्रो नियम, जो अवोगाद्रो है इसके अनुसार इन्होंने ये बोला नियत ताप व दाब पर किसी गैस के निश्चित आयतन में उपस्थित, किसी नियत ताप व दाब पर किसी गैस के निश्चित आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या सदैव समान होती है। मोलों की संख्या सदैव क्या होती है बेटा? समान होती है। ये एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया, और ये जो स्टेटमेंट दिया इसके आधार पर इन्होंने ये फिक्स कर लिया कि निश्चित ताप व दाब पर किसी गैस के निश्चित आयतन में मोलों की संख्या समान है। मतलब जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा वैसे वैसे मोलों की संख्या भी बढ़ेगी। तो ये नियम नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो ये कहता है कि नियत ताप व दाब पर गैस के निश्चित आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या सदैव क्या रहेगी? समान रहेगी।
इसको आधार मानकर उन्होंने एक नियम दिया, और नियम ये दिया कि v जो है वो किसके समानुपाती होगा, n के समानुपाती होगा। मतलब इस नियम के अनुसार स्थिर ताप व दाब पर किसी गैस के निश्चित आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या आयतन के क्या होती है बेटा, समानुपाती होती है। मोलों की संख्या आयतन के क्या होती है, समानुपाती होती है। अब इसके अनुसार हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, V इक्वस टू के एन, या V अपॉन में n इक्वस टू के। ये जो इक्वेशन है ये तो y बराबर mx हो गई। मतलब मूल बिंदु से चालू होगा और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जो सीधी रेखा में आगे बढ़ेगी। सेम वही कंडीशन है जो यहाँ अप्लाई थी, इनके जो ग्राफ बन रहे थे उसके जैसा बनेगा, बस यहाँ v और n के बीच ग्राफ आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन आया इसके बेस पे ऐसे लिख दूं क्या, v1 अपॉन में v2 इक्वस टू n1 अपॉन में n2। बोलो, ये आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में सहायता दे, कर सकते हैं? हाँ ठीक है। अब हमने कहा ये जो मोलों की संख्या है या जो कणों की संख्या है, इसको उन्होंने अवोगाद्रो संख्या के रूप में रिप्रेजेंट किया। मतलब उन्होंने ये बोला किसी भी पदार्थ के एक मोल में, किसी भी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या, एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या क्या कहलाती है, अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। इसका मान 6.023 गुणा 10 टू की पावर 23 होता है। इसको नोट लगा के लिखना है। नोट लगा के क्या लिखना है, एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या अवोगाद्रो संख्या कहलाती है, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, 6.023 इंटू 10 टू की पावर 23 से इसको प्रदर्शित किया जाता है। लिख सकते हो क्या? चलिए, ये तो बात हो गई किसकी, नोट नंबर 1 की। अब उन्होंने इस नियम के बेस पे एक चीज और एक्सप्लेन करी, क्योंकि आपने अब तक जितने नियम पढ़े उन सारे नियमों में कहीं पे भी डेंसिटी, घनत्व की बात नहीं की गई है। और घनत्व जो है वो गैसों का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। हमने कहा ठोसों में घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, जबकि गैसों में जो घनत्व वो सबसे कम होता है। तो अवोगाद्रो नियम के अनुसार हम एक चीज़ और एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी गैस जो है उस गैस का घनत्व उसके मोलर द्रव्यमान के समानुपाती होता है। क्या कर सकते हैं, किसी भी गैस का घनत्व, किसी भी गैस का घनत्व उसके मोलर द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसी भी गैस का घनत्व उसके मोलर द्रव्यमान के समानुपाती होता है। मतलब कैपिटल M इज प्रोपोर्शनल टू D। ये किसने कही बात, अवोगाद्रो नियम ने ये बात कही कि किसी भी गैस का घनत्व उसके मोलर द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्लियर? अब देखो, हम ऐसे कहते हैं, ये आया कैसे, ये जो रिलेशन है, तो हमने कहा V इज प्रोपोर्शनल टू N होता है, V इक्वस टू के N होता है। N नंबर ऑफ मोल है कह रहे हैं, और जो मोल होते हैं, मोल जो होते हैं उनको लिखते हैं ग्राम में मात्रा अपॉन में अणुभार। ग्राम में मात्रा अपॉन में अणुभार। ये जो ग्राम में मात्रा है इसको स्मॉल m से लिख दूं, और ये जो अणुभार है बेटा इसको किससे लिख दूं, कैपिटल M से लिख दूं। तो ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, तो V इक्वस टू के स्मॉल m अपॉन में क्या हो गया, कैपिटल M। इस कैपिटल M को इधर ले आऊँ और V को इधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, कैपिटल M इक्वस टू के स्मॉल m अपॉन में V। और आप सबने कहीं पढ़ा है स्मॉल m अपॉन में V किसके बराबर होता है, D के। मतलब द्रव्यमान अपॉन आयतन घनत्व के बराबर होता है। तो हमने यहाँ इसको क्या लिख दिया, D। तो क्या हो गया, m बराबर के D, या इसको लिख दूँ m इज प्रोपोर्शनल टू D। बोलो, और हमने यहाँ यही तो लिखा था। तो ये चीज़ कौन एक्सप्लेन करता है कि किसी भी गैस का जो घनत्व है वो उस गैस के मोलर द्रव्यमान के समानुपाती होता है।
ये बात भी हम किस नियम से एक्सप्लेन कर सकते हैं? अवोगाद्रो के नियम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, इससे संबंधित ग्राफ आप बना सकते हो क्या? हाँ, वही सारे ग्राफ हैं जो आपने पिछले वाले लॉ में बनाए।